ज्यादा प्रॉब्लम होता था, डिले होता था। देन हैव अ प्रोफेशनलिज्म इन पेन इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन। अभी क्या होता था, सब मध्य प्रदेश में अलग एक्ट चल रहा है, राजस्थान में अलग है, यूपी में अलग है। देन उस स्टेट के एक्ट के साथ साथ में ज्यादा जो पावर होती थी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहती थी। कलेक्टर परमिशन जारी करते थे, वही रेगुलेट करते थे, और छोटे छोटे प्रोजेक्ट किस तरह से हो रहे हैं वो पता नहीं था। सो टू हैव अ पैन इंडिया एक्ट, हमारा जो ये एक्ट है रेरा एक्ट, इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई किया है। पूरे देश भर में एक्ट एक ही जैसा है, केवल जो रूल्स हैं वो अलग अलग है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, इनकम टैक्स में एक्ट अलग है, रूल्स अलग है। तो एक्ट के अंदर क्या होता है, प्रोविजन दिया होता है, रूल के अंदर क्या दिया होता है, प्रोसेस दिया होता है। सो उसी तरह से रेरा एक्ट भी जो है, इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट। इसके जो एक्ट है वो सभी के लिए एक जैसा है, प्रोविजन सभी के लिए समान है, बट जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो हर स्टेट की अलग अलग है। फॉर एग्जांपल एमपी में कुछ प्रोसेस ऐसा होगा जो यूपी में नहीं चल रहा है, यूपी में कुछ ऐसा प्रोसेस होगा जो छत्तीसगढ़ में नहीं है, छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा होगा जो झारखंड में नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग हो सकता है। Then imposing the responsibility, establishing a regulatory mechanism especially to regulate this real estate sector। आज के समय में रेरा अथॉरिटीज जो हैं वो इनका रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो रेरा के पास जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एंड फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, आपके पास पहले क्या होता था, सिविल कोर्ट्स होते थे, उनके पास दूसरे भी केसेस होते थे, बट नाउ वी हैव सेपरेट जुरिस्डिक्शनल थिंग जो कि रेरा है, जो पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को गवर्न करता है। तो वो फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है, एंड टू प्रमोट द गुड गवर्नेंस, सबका साथ सबका साथ सबका विकास। राइट। तो भाई धंधे की बात करते हैं हम, चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल है। आनंद सर, आप बोल रहे हो कि ये सारी चीजें जो हैं, लिटिगेशन वाली बात आपने बताई, आपने बताया कि झगड़ा होता था, कोर्ट कचहरी चलती थी, हम एज अ सीए हम तो झगड़े से दूर रहते हैं, हमको क्या काम है। सर हमारा बहुत सारा काम है। पहला काम, प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना या एजेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना। किसी ने किया है प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन या एजेंट का रजिस्ट्रेशन? एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, किसी ने किया हुआ है? ज्ञाति मैडम ने लिखा यस सर किया हुआ है। नो सर, नो सर। ओके। तो प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन एक चीज होती है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एवरी प्रोजेक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ रेरा। उसके पहले बेच नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता, एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पहले प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए सीए के पास जाना पड़ेगा। बहुत सारे कम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो इस सेक्टर के अंदर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। इट इज अ ह्यूज एंड वाइड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। अब मैं आपको एक छोटा सा स्टेटिस्टिक्स बताता हूं। हमारे 4.5 लाख मेंबर्स हैं, 4,50,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर है, और लगभग 8.5 लाख स्टूडेंट्स हैं। 4.5 लाख मेंबर्स में से लगभग 2.5 लाख जॉब में है, 2 लाख प्रैक्टिस में। और उन 2 लाख में भी 50,000 ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से प्रैक्टिस में है, बचे 1.5 लाख जो है वो पुराने लोग हैं, हमारे सीनियर मेंबर्स। सर ये एक्ट नया है, इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे जो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे कैन हैव अ गुड होल्डिंग इन दिस फील्ड। आप सीए बनते ही रेरा की प्रैक्टिस में आइए, बहुत एम्पल स्कोप है आपके लिए काम करने का। सर्टिफिकेशन, सेक्शन 4(2)LD ऑफ दिस एक्ट, सेक्शन 4 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी पैसा जो आपके पास आ रहा है, उसका 70% अमाउंट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। कौन बोलेगा कि ये डेवलपमेंट सर्टिफाई कौन करके दे रहा है? हम करके देंगे, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट। बिल्डर को अगर पैसा निकालना है तो सीए का सर्टिफिकेट लेने आना पड़ेगा। तो आप सर्टिफिकेशन का काम कर सकते हो। एक सर्टिफिकेट की फीस 10,000 से 25,000। क्वार्टरली कंप्लायंस ऑफ द प्रोजेक्ट, एवरी प्रोजेक्ट हैज टू लाइक सबमिट अ क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट टू दी अथॉरिटीज। उनको बताना होता है कि हमने क्या क्या काम किया हुआ है, किस तरह से किया हुआ है, अलॉन्ग विद चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट। रेरा ऑडिट, बहुत बड़ा स्कोप है। अभी ऑडिट जो है कुछ ही स्टेट्स ने स्टार्ट किए हैं। तो जब हम ऑडिट के उसमें जाएंगे, हम बात करते हैं जीएसटी ऑडिट चला गया, सर नई अपॉर्चुनिटी, इसको पकड़ो।
रेरा ऑडिट, देन एनुअल रिटर्न ऑफ द एजेंट, जैसे प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन होता है उसी तरह से एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन होता है। एंड दे ऑल्सो हैव टू सबमिट एन एनुअल रिटर्न टू दी अथॉरिटीज, तो आप वो कर सकते हो। कंप्लेंट सबमिट करना है, सर मेरा एक क्लाइंट है, उसने किसी बिल्डर के यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, बिल्डर ने जो है कोई धोखाधड़ी कर दी, पैसा नहीं दिया समय पे, उसको लौटाया नहीं, कोई गलत कमिटमेंट किए थे, वॉट एवर, आपने रेरा को कंप्लेंट सबमिट कर दी। सो यू एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन सबमिट अ कंप्लेंट बिफोर रेरा अथॉरिटीज, और हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे क्लाइंट को। देन प्रोजेक्ट ड्यू डिलीजेंस, हम इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए, मान लीजिए मुझे इंदौर से बैठे बैठे नोएडा में घर खरीदना है, मैंने आपको पकड़ा, सर आप यूपी में रहते हो, आप ड्यू डिलीजेंस करके एक रिपोर्ट दीजिए वेदर दिस प्रोजेक्ट इज गुड और नॉट। आप अपनी रिपोर्ट देंगे, मैं घर खरीदूंगा, मेरी फीस बनेगी। सर मेरा एक क्लाइंट है, उसका पुराना प्रोजेक्ट है, और मेरा एक दूसरा बिल्डर क्लाइंट है, वो टेक ओवर कर रहा है, सो ये केम टू मी, सर ड्यू डिलीजेंस, मैं ड्यू डिलीजेंस करूंगा, प्रोजेक्ट मार्केटेबल है नहीं है, क्या स्टेजेस है। अदर अलाइड सर्विसेज, बहुत वाइड स्कोप है, बहुत वाइड स्कोप है। जो हमारे यंग फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारा स्कोप अलाइड सर्विसेज में। फॉर एग्जांपल, आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, अभी किसी ने सुना है जेप्टो के ऊपर लोडास ने अपना वो डाला हुआ था कि दे आर सेलिंग लैंड्स थ्रू जेप्टो, क्विक कॉमर्स है जेप्टो, ब्लिंकिट जेप्टो आपने सुना होगा। तो लोढ़ा जो मुंबई के एक बड़े बिल्डर हैं, डेवलपर्स हैं, उन्होंने अपनी लैंड सेल करना जेप्टो से स्टार्ट किया, सर यूजिंग द टेक्नोलॉजी। आप इस तरह से कोई नया एवेन्यू डेवलप कर सकते हैं। आप क्यों सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस के क्षेत्र में ही बढ़ना है, या मुझे सिर्फ किसी बिल्डर के काम करना है। यू कैन डेवलप योर सेल्फ एज एन emerging प्रोफेशनल यूजिंग द टेक्नोलॉजी, गिविंग सॉल्यूशन टू द रियल एस्टेट सेक्टर। बहुत सारे प्रॉब्लम है इन लोगों के पास, तो आप ये भी सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट मैंने बताया आपको कि 1 मई से स्टार्ट हुआ है, 26 मार्च को गजट नोटिफिकेशन आया। किस लिए आया? टू प्रोटेक्ट द होम बायर्स। हर स्टेट का अपना अपना एक अथॉरिटी सेटअप किया हुआ है। सारे जो भी की फीचर्स हैं वो एक्ट के ये हैं कि सारे प्रोजेक्ट्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, स्टैंडर्डाइज करना है आपका सेल एग्रीमेंट, और स्पीडी जो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाना है। दीज आर दी 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ दिस एक्ट। पूरे एक्ट जो है वो इन 4 पिलर्स पर टिका हुआ है। फर्स्ट इज अथॉरिटी, जो रेगुलेट कर रही है। सेकंड इज अलॉटी, जो घर खरीद रहे हैं, जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। आप देखिए, प्रमोटर से पहले अलॉटी को रखा है। एक्ट की जो भावना है वो ये है कि जो घर खरीद रहा है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दे आर मोर इंपॉर्टेंट टू अस। देन कम्स प्रमोटर्स एंड एजेंट। तो प्रमोटर कौन होगा साहब? ये डेफिनेशन को मैं थोड़ा इजी वे में समझा देता हूं। अ पर्सन हु कंस्ट्रक्ट, कॉस्ट टू कंस्ट्रक्ट इंक्लूडिंग हिज असाइनी, डेवलप लैंड इनटू प्रोजेक्ट, includes development authority, public body, primary cooperating society, colonizer, builder, contractor, or by whatever name called, POA of the landowner। ये सारे लोगों को प्रमोटर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया हुआ है। एक बिल्डर है, वो घर बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, आ गया प्रमोटर की डेफिनेशन में। सर एक लैंड था बड़ा सा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हमने हजार हजार स्क्वायर फीट के प्लॉट डेवलप कर दिए, आ गया कॉलोनाइजर है, वो भी आ गया। सर मेरठ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो एक जो है छोटे छोटे लोग जो हैं, पुअर लोग जो हैं, उनको देखते हुए एक टाउनशिप लेकर आ रही है, उनके लिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग लेके आई है। वो आएगी क्या? हाँ बिल्कुल आएगी। स्टेट अथॉरिटीज भी इसके अंदर आती है। सो दीज आर ऑल पीपल हु आर कवर्ड बाय दिस एक्ट, हु कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द प्रमोटर। प्रमोटर को रजिस्ट्रेशन लेना होता है, इसलिए प्रमोटर की डेफिनेशन यहां पर इंपॉर्टेंट। अब रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं, सेक्शन 4। Section 4 of this act says every promoter must apply for registration of the real estate project with the RERA in the prescribed form and prescribed fees। फॉर्म भरना है और फीस जमा करनी है। उसके साथ में क्या लगाना है? तमाम प्रकार के जो डॉक्यूमेंट रूल के अंदर बताए गए हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट का जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हर स्टेट अथॉरिटी ने अपने रूल्स के अंदर उसका प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट बताया हुआ है, राइट?
तो उस डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हमको अपनी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट करना होती है। फीस कितनी लगेगी? तो हर अथॉरिटी की अपनी अलग एक फीस है। जैसे मैं कई फोरम्स पे बोलता हूँ, मध्य प्रदेश रेरा की जो फीस है वो बाकी स्टेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ हर मध्य प्रदेश रेरा थोड़ा महंगा है। तो ऐसे ही हर स्टेट की अपनी अपनी फीस है। जैसे यूपी में, पर मोरोलेस अगर हम बात करें, तो अगर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन है तो 1 रुपया स्क्वायर फीट के आसपास फीस लगती है। और अगर एजेंट अगर है तो 5,000 10,000 के आसपास की फीस होती है 5 ईयर्स के लिए एजेंट की। राइट। सो व्हाई दिस रजिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट? हमने सेक्शन 4 में पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन लेना है। सेक्शन 3 बात करता है कि रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। सो सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट सेज नो प्रमोटर कैन एडवर्टाइज, मार्केट, बुक, सेल और ऑफर इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विदाउट रजिस्टरिंग द प्रोजेक्ट विद द रेरा। क्लियर है? कोई भी प्रमोटर जो है वो मार्केट, सेल, एडवर्टाइज, ऑफर टू सेल नहीं कर सकता विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। सो माय क्वेश्चन इज, आप लोग सभी आंसर करेंगे। मेरे पास एक जमीन रखी हुई है, मैं बिल्डर हूं, मैं बिल्डर हूं, मैंने एक बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए उसकी सारी परमिशंस ले ली है। एंड नाउ आई एम कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग। मैंने बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है विदाउट हैविंग दिस रेरा रजिस्ट्रेशन। सो मुझे रजिस्ट्रेशन जो है वो बिल्डिंग डेवलपमेंट करना शुरू कर रहा हूं उसके पहले लेना है या नहीं लेना है? यस यस यस। यस लिख रहे हैं, ग्रेट। सो ओके, ये हु इज दिस? इस्माइल लिख कर आ रहा है, इस्माइल। आपने लिखा है नो। ऋषभ लिख रहे हैं नो। ओके ओके ओके। सो मैं फिर से क्वेरी जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ और सेक्शन भी बताता हूँ। नो प्रमोटर कैन एडवर्टाइज, मार्केट, बुक, सेल और ऑफर इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विदाउट हैविंग द रजिस्ट्रेशन। क्लियर? सर, डेवलपमेंट करने के लिए रेरा की परमिशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। डेवलपमेंट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गेट योर मैप अप्रूव्ड फ्रॉम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, एंड देन यू हैव टू गेट अप्रूवल और बिल्डिंग परमिशन फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज, और आप अपना डेवलपमेंट का काम शुरू कर सकते हैं। रेरा एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, वो ये बोलता है कि एडवर्टाइज करना है तो रेरा ले लो, फिर एडवर्टीजमेंट करो। मार्केटिंग करना है तो रेरा लेके करो। बुकिंग करना है, सेल करना है, ऑफर करना है, ये तमाम प्रकार की कोई चीज अगर कर रहे हो तो आपको रेरा लेना पड़ेगा। डेवलपमेंट कर रहे हो तो लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? Can government authority who are supposed to give approval can be held responsible for delay if the same is because of this local authority? Sir, how can be government authorities be responsible for this delay? अगर मान लीजिए कोई, सर का क्वेश्चन है संजीव गुप्ता जी का, कि अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है उन्होंने अप्रूवल देने में डिले कर दिया, सो दे कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सर, रेरा एक्ट में तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि रेरा के पास फाइल ही तब जाती है जब सारे प्रकार के परमिशन जो हैं वो आ जाते हैं, बिकॉज दे चेक वेदर ऑल द परमिशंस आर टेकन और नॉट, देन दे एंटरटेन द फाइल। तो रेरा के पास इस तरह का कोई मैकेनिज्म, रेरा एक्ट के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। if there are certain other things, so you can approach to civil court ki this officer has held my file for this reason or without any reason, और आप उस तरह से कोई केस कर सकते हैं। अदरवाइज there is no such mechanism. देन इफ अ प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड इन फेजेस, मेरी एक बड़ी जमीन है, 100 एकड़ की मेरी जमीन है, और मैं उसको 10 अलग अलग प्रोजेक्ट डेवलप करने वाला हूं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। धीरे 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 जब जब माल बिकता जाएगा मैं तब तब अगले अगले प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा। सो इन दैट केस ईच फेज हैज टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट इन द रियल एस्टेट सेक्टर, और उसका रजिस्ट्रेशन सेपरेटली आपको लेना होगा। अब
ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे रेरा की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है? When the land is below 500 square meter in all the phases, or number of apartments in all the phases does not exceed 8 units. ठीक है? अगर टोटल लैंड जो है वो 500 स्क्वायर मीटर से कम है, या फिर नंबर ऑफ अपार्टमेंट जो है सारे फेजेस में मिलाकर 8 यूनिट से, मतलब 8 से ज्यादा नहीं है, डज नॉट एक्सीड 8, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। सर मेरी जमीन है, ठीक है, 400 स्क्वायर मीटर की मेरी जमीन है, 400 स्क्वायर मीटर, और नंबर ऑफ अपार्टमेंट जो है वो मेरे 10 हैं। क्या मुझे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है? Ananya is saying yes. Kajal is saying yes. Vanshika is saying yes. चलिए फिर से पढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ एनी ऑफ दिस कंडीशन, एनी और लिखा है, देर इज और, नॉट एंड, if any of this condition is fulfilled then registration is not required। तो यहां पर एक कंफ्यूजन अथॉरिटीज के बीच में भी है। फ्यू ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज आर सेइंग कि जब दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करेंगे तो ही रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब एक्ट की हम बात करें तो वहां लिखा हुआ है लैंड इज बिलो 500 स्क्वायर मीटर इन ऑल द फेजेस, और नॉट एंड, और नंबर ऑफ अपार्टमेंट इन ऑल द फेजेस डज नॉट एक्सीड 8 यूनिट। ठीक है, तो आपके सभी के आंसर सही हैं जिन्होंने यस लिखा है। नो सेल और मार्केटिंग इज टेकिंग प्लेस। सर मेरी जमीन है, मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है, पर मैं भी मार्केट नहीं कर रहा हूं, मैं सेल नहीं कर रहा हूं, मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ डेवलपमेंट कर रहा हूं, तो मुझे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? हाँ, आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट द डे व्हेन यू विल बी सेलिंग, मार्केटिंग, ऑफरिंग योर प्रोजेक्ट फॉर सेल, उस समय पर आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली। कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। 1 मई 2016 को यह एक्ट आया, 1 मई 2016 से यह एक्ट एप्लीकेबल हुआ, उसके पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया मेरे प्रोजेक्ट का, तो मुझे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है? नहीं है भाई। जब रजिस्ट्रेशन जो था वो रिक्वायरमेंट थी 1 मई 2016 के बाद वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया तो आप एक्ट से, रिक्वायरमेंट से बाहर हो चुके हो। सर उन केसेस का क्या होगा जहां पर डेवलपमेंट ऑनगोइंग था? 1 मई 2016 की जो हमारी डेट है, उसके पहले हमने डेवलपमेंट शुरू कर दिया था, और डेवलपमेंट आज भी चल रहा है 1 मई 2016 के बाद भी, वेदर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड? आंसर कीजिए चैट बॉक्स में। यस। सो अनन्या, माय क्वेश्चन इज कि 1 मई 2016 जो हमारी एक बेस डेट है जब एक्ट इनेक्ट हुआ, उसके पहले हमने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था, बट हमने डेवलपमेंट अभी चल रहा है, 1 मई 2016 तक कंप्लीशन नहीं आया, हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया 1 दिसंबर 2017 को। सो वेदर रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड? यस, फॉर ऑफरिंग टू अलॉटीज। यस, आप सभी लोग सही बोल रहे हैं। अनन्या, मान्या, आप सभी ने सही आंसर किया, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। इफ मेरा सिर्फ रिनोवेशन का काम हो रहा है, रिपेयर का काम हो रहा है, रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है, जिसमें कोई नया मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग नहीं है, तो भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट? ये रीडेवलपमेंट जो है बड़े शहरों में ज्यादा होता है, जैसे आप नोएडा गए या दिल्ली गए तो वहां कोई पुरानी प्रॉपर्टी थी, उसको डिमोलिश किया, उसके ऊपर नई प्रॉपर्टी बनाई, और जो पुराने अलॉटीज थे उन्हीं को वापस से घर बनाकर बिल्डर ने दे दिया। जनरली ऐसा होता है क्या? सर नहीं होता। बिल्डर को क्या फायदा होगा? भाई बिल्डर तो तभी बनाएगा ना जब वो कोई एक्स्ट्रा यूनिट बना रहा है और उन एक्स्ट्रा यूनिट को न्यू कस्टमर को सेल कर रहा है। सो उस केस में रजिस्ट्रेशन की, रीडेवलपमेंट अगर हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है, तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहने वाली है।
डॉन साहब पूछ रहे हैं विलेज एरिया में बना रहे हो तो क्या होगा? फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इंटायर स्टेट इज कवर्ड अंडर प्लानिंग एरिया, और जहां जहां प्लानिंग एरिया कवर हो रहा है वहां पर रेरा रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि अगर हम किसी छोटी जगह पर बना रहे हैं, कोई विलेज में बना रहे हैं, तो वहां पर रेरा नहीं लेना है। ठीक है। एवरी प्रमोटर शेल मेक एन एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी इन सच फॉर्म मैनर टाइम अ कंप्लेंट बाय विद फीस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ये हम पहले ही देख चुके हैं। आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन क्या होने वाला है? सारे डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में 7 दिन में देना होते हैं। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन 30 दिन में मिलेगा। 30 दिन में नहीं दिया तो डीम्ड माना जाएगा। एप्लीकेशन अगर रजिस्ट्रेशन की रिजेक्ट कर रहे हैं, सो रीजन ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब आपको रीजन देना पड़ेगा क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको देना होगी कि आप सामने वाले पक्ष को सुने, प्रमोटर का क्या कहना है। देन ओनली द अथॉरिटीज कैन रिजेक्ट द प्रोजेक्ट एप्लीकेशन। भैया मैं तो नहीं लेना रजिस्ट्रेशन, जो करना है कर लो, तो ये होगा, क्या होगा? 10% की पेनल्टी लगेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। साहब 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कितनी पेनल्टी हुई? अप टू 10%, 10 करोड़ रुपए। इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है 3 साल का, दोनों भी हो सकते हैं, जो अथॉरिटी चाहे वो डिसाइड कर सकती है। ठीक है। अथॉरिटी किस बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट करेगी? अगर आपके प्लान्स अप्रूव्ड नहीं है, प्लान्स में कोई प्रॉब्लम है, सो दे कैन रिजेक्ट दी एप्लीकेशन। अब जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमको एक डेडलाइन देनी होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि प्रमोटर को बताना पड़ेगा वो कितने समय में कंप्लीट करने वाला है। सो दे हैव टू प्रोवाइड ए डेडलाइन। उसने डेडलाइन दिया, डेडलाइन किया, तो साहब उस समय में मैं कर नहीं पाया, आप क्या फांसी चढ़ाओगे? नहीं साहब, इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि 1 साल का आप एक्सटेंशन ले सकते हो, 1 ईयर मैक्सिमम। पूरे एक्ट में सबसे खराब कोई प्रोविजन है तो वो ये है कि किसी भी कारण से अगर आपका प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं हुआ तो एक्सटेंशन कितना मिलेगा? 1 साल का। 1 साल से ज्यादा नहीं मिलेगा। वो भी कैसे मिलेगा? आपको फीस पे करना है, कारण बताना है। देन मध्य प्रदेश रेरा में देर इज अ प्रोविजन जिसमें वो बोलते हैं कि अगर आपने इतने इतने टाइम में अप्लाई नहीं किया, सो यू हैव टू पे अ फी, पेनल्टी, जो कि रजिस्ट्रेशन फी के इक्विवेलेंट ही हो जाती है। सो इट बी लिटिल हार्ड फॉर द डेवलपर। अब कब मानते हैं ये लोग कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? तो जब आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है तब हो गया। फॉर एग्जांपल हमने तो सर अथॉरिटी को लगा दिया था कंप्लीशन के लिए, उन्होंने कंप्लीट ही नहीं माना, उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही नहीं दिया, तो रेरा भी नहीं मानेगा। और रेरा नहीं मानेगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा? एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। फंक्शंस क्या होते हैं प्रमोटर के? तो प्रमोटर का फंक्शन ये है कि वो अपना वेब पेज बनाए, वहां पे सारी डिटेल्स डालें, क्वार्टरली जो है रिपोर्ट्स वो दें, स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट बताएं, सारी अप्रूवल्स ले लें, ऑब्टेन करें सीसी ओसी सर्टिफिकेट, फिर एसोसिएशन ऑफ अलॉटी बनाएं, उनको जो कॉमन एरिया उसकी कन्वेंस डीड ट्रांसफर करें, सारी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करें, और जो भी एडवर्टीजमेंट है, इंश्योरेंस है, उसके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जो भी तरह की ऑनगोइंग कॉस्ट है, आउटगोइंग कॉस्ट है, वो उनको पेमेंट करना है। म्यूनिसिपल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस, कोई लोन अगर लिया है तो उसका रीपेमेंट करें, एग्रीमेंट्स वगैरह प्रॉपरली करें, पूरी डिटेल जो रजिस्ट्रेशन में कर रहा है उस समय वेब पेज पर दे दें, और जब भी बुकिंग कर रहा है तो अलॉटमेंट लेटर इशू करें अलॉटी को। सो दीज ऑल आर दी फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर। अब ऑब्लिगेशन, भाई ऑब्लिगेशन भी तो कोई चीज होती है ना। तो ऑब्लिगेशन है ये रेरा के द्वारा डाला गया प्रमोटर के ऊपर कि आप अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो उसमें रेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। सर मैं सुबह सुबह दैनिक भास्कर पेपर पढ़ रहा था, उसके अंदर एक आया दैनिक भास्कर का प्रॉपर्टी मेला, और उसमें एक बिल्डर का बड़ा सा नाम लिख के रखा हुआ था, प्रोजेक्ट की सारी डिटेल थी, रेरा नंबर नहीं था। कंप्लेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहीं भी किसी भी फॉर्म में एडवर्टीजमेंट देखते हैं जिसमें रेरा नंबर मेंशन नहीं है, यहां पर ये प्रमोटर का ऑब्लिगेशन है, जरूरी है कि वो अपना रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डाले। अगर उस एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर कोई भी डिपॉजिट या एडवांस लिया है तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रमोटर की रहने वाली है। अगर कोई लॉस हुआ है, जिसने डिपॉजिट दिया था, एडवर्टीजमेंट दिया था, उस गलत इंफॉर्मेशन को देखकर,
तो ये भी ऑब्लिगेशन है प्रमोटर का कि उसको वो कंपनसेट करेगा। क्या कंपनसेशन होगा तो अथॉरिटी डिसाइड करेगी। क्या होगा, जितना अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो, प्लस इंटरेस्ट, प्लस कंपनसेशन अमाउंट एज डिसाइडेड बाय द अथॉरिटीज। ठीक है। फिर क्या प्रमोशन और ऑब्लिगेशन है प्रमोटर का, तो सेक्शन 13 ऑफ दिस एक्ट सेज आप 10% ज्यादा बुकिंग अमाउंट नहीं ले सकते हो विदाउट एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट ऑफ सेल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। आपको एक अथॉरिटी ने फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपका जो सेल अग्रीमेंट होना चाहिए वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। एक्ट के अंदर भी है ये। और उस फॉर्मेट के अंदर आपको 10% से ज्यादा आप बुकिंग ले रहे हो तो आपको ये जो है करना पड़ेगा, सेल ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, एडवांस के नाम पे ले रहे हो, डिपॉजिट के नाम पे ले रहे हो, एप्लीकेशन फी के नाम पे ले रहे हो, किसी भी नाम पे ले रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा। सर इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक नई चीज आ गई है सर बाजार में। उस केस में क्या होगा, बहुत एम्बिग्विटी है, क्योंकि कई बिल्डर दूसरे नाम से पैसा ले लेते हैं, उसमें भी समस्याएं हैं। सर फेज वाइज रजिस्ट्रेशन जो है हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, आपने शायद लेट ज्वाइन किया, आंसर एट लास्ट। ओके, तो आपको 10% से ज्यादा बुकिंग लेने के पहले एक इस तरह का सेल के लिए अग्रीमेंट करना होगा। और क्या ऑब्लिगेशन है, सेक्शन 14 बोलता है सेंक्शन प्लान को ध्यान रखो, कोई भी अल्टरेशन एडिशन नहीं करना है। अगर माइनर किया है तो कोई बात नहीं, इंटीमेट कर दो अलॉटी को। बड़ा चेंज किया है तो 2/3 ऑफ दी अलॉटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट अगर कोई किया हुआ है तो 5 साल तक आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके जस्ट बगल में मेरठ के पास में नोएडा, नोएडा का ट्विन टावर का जो एग्जाम्पल है उसका केस लॉ आप सभी स्टूडेंट्स पढ़िए, आपको पता चलेगा कि अलॉटी कितने शक्तिशाली होते हैं। अगर अलॉटी की परमिशन के बिना आपने प्रोजेक्ट में कोई चेंज किया है तो आपके बने बनाए टावर ध्वस्त किए जा सकते हैं। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर अल्टरेशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, कोई बड़ा चेंज कर रहे हैं तो 2/3 ऑफ दी अलॉटीज की कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ द प्रोजेक्ट। सर मैं तो प्रोजेक्ट पूरा ही ट्रांसफर कर रहा हूं किसी और व्यक्ति को, तब अलॉटी के पास जाओ, उनसे परमिशन लो, 2/3 ऑफ द अलॉटी जब बोलेंगे तभी आप कर सकते हो। नए प्रमोटर के क्या ऑब्लिगेशन होंगे, सेम ऑब्लिगेशन एज द प्रीवियस प्रमोटर, कोई एक्सटेंशन ऑफ टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफर। और कोई भी डिफॉल्ट होता है, डिले होता है तो नया प्रमोटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। फिर और क्या ऑब्लिगेशन है सर, तो प्रमोटर मस्ट ऑब्टेन टाइटल ऑफ द बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, पे प्रीमियम, इंश्योरेंस कराना एक्चुअली। तो इंश्योरेंस कराने की भी जिम्मेदारी प्रमोटर की ही है। अभी बहुत सारे स्टेट्स में इंश्योरेंस जो है एप्लीकेबल नहीं किया है, बट सून दिस विल बी एप्लीकेबल, मैंडेटरीली एप्लीकेबल ऑन ऑल द प्रोजेक्ट्स। और ये भी हमारे लिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ प्रोजेक्ट एडवाइजर कैन बी ए गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, आपको उसका जब कंप्लीशन हो जाता है तो आपको ट्रांसफर करना है, कन्वेंस डीड देनी है। देन अमाउंट रिटर्न क्या करना है, कब रिटर्न करना पड़ेगा, तो फेल्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं कर पाया, प्रोजेक्ट का पोजीशन में नहीं दे पाया, अलॉटी ने बोला साहब मुझे आप क्या नहीं देना, मुझे जम नहीं रहा, मुझे वापस जाना है, तो उन सारे केसेस में आपको अलॉटी को अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, अमाउंट पेड जो उन्होंने पे किया है प्लस इंटरेस्ट प्लस कंपनसेशन। इंटरेस्ट का रेट कितना है, एसबीआई का एमसीएलआर रेट +2%। और अगर कोई डिफेक्टिव टाइटल है तो जो भी लॉस सफर किया हुआ है वो करना पड़ेगा। आपको कंपनसेशन लेने के लिए दो प्रोसेस हो सकती है, या तो आप म्यूचुअली तय कर लें, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, नहीं तो फिर चले जाओ काजी के पास, अथॉरिटी, अथॉरिटी बताएगी कि इतना कंपनसेशन होना चाहिए तो उतना आपको फिर देना पड़ेगा। राइट, क्वार्टरली कंप्लायंस ऑफ द प्रमोटर, ये हो सकता है, मैंने जो ये लिखा है ये सारा एमपी रेरा के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, हो सकता है यूपी के अंदर थोड़ा अलग हो, बट भावना जो है वो ये है कि हर क्वार्टर के अंदर सीए सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट देना है, प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कितना हुआ है वो देना है, उसके प्रूफ देने हैं, किन किन को आपने माल बेचा है उनकी जानकारी देनी कि मैंने इस फलाने फलाने अलॉटी को ये प्लॉट नंबर दिए हुए हैं, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सारे तमाम चीजें
आपको प्रोवाइड करनी होगी। और अगर ड्यूरिंग दैट क्वार्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया तो वो भी आपको सबमिट करना होता है। ये क्वार्टरली कंप्लायंस जो होता है, हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर अपनी सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं। ये इस तरह से दिखता है एमपी रेरा के अंदर। मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमको सबमिट करना होता है। आपने क्वार्टर सिलेक्ट किया, फिर सारे फोटोग्राफ, सीए सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, इंजीनियर सर्टिफिकेट, और इस तरह से हमको सबमिट करना होता है। सेक्शन 42 LD ऑफ द एक्ट, जो मैं मेन बात कर रहा था आपसे, जो इस पूरे एक्ट की मूल भावना है, मैं आपको उसको शॉर्ट में बताता हूं। ये सेक्शन ये बोलता है कि जो भी पैसा आया है, 70% ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड इन द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट फ्रॉम द अलॉटी शुड बी यूटिलाइज्ड, शुड बी डिपॉजिटेड इन द सेपरेट बैंक अकाउंट to be maintained with schedule bank to cover the cost of construction and cost of land and to be used only for that purpose। ठीक है। जब भी कोई रुपया आया हमारे पास, मान लो मैंने एक बिल्डर को 10 लाख रुपए दिए, तो वो 10 लाख रुपए जो है उसमें से 7 लाख रुपया प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लैंड कॉस्ट के लिए यूज होना चाहिए। 3 लाख रुपए जो है वो आप अपना अदरवाइज कोई भी यूज कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं बताता हूं, यहाँ पे 3 अकाउंट होते हैं, देर आर 3 अकाउंट। फर्स्ट इज कलेक्शन अकाउंट, 100% वाला, जिसमें तमाम रुपया आया, 10 लाख मैंने दिया तो वो 100% में चला गया। इस अकाउंट की चेकबुक नहीं होती है। इस अकाउंट से कोई भी फंड बैंकर ही ट्रांसफर कर सकता है। तो जब 10 लाख रुपया आया तो बैंकर क्या करेगा, इस 10 लाख के दो हिस्से कर देगा। एक हिस्सा गया 70 वाले में, एक हिस्सा गया 30 वाले में। 30 वाला जो अकाउंट है, पहले उसकी बात करते हैं। 30% वाला जो अकाउंट है, इट इज अ करंट अकाउंट। इसकी हमारे पास चेकबुक होती है, और इस करंट अकाउंट से डेवलपर बिल्डर जैसे चाहें अपने हिसाब से जो भी आपके खर्चे हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए पैसा लगा सकते हैं। अब आते हैं हम ये 70% वाले अकाउंट में। इट इज अ डेजिग्नेटेड अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट। इसकी भी चेकबुक नहीं होती हमारे पास। इस अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना है तो क्या करना होगा, हमको बैंक को एक सर्टिफिकेट देना होगा, सीए सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, जो ये सर्टिफाई करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इतना खर्च ऑलरेडी हो चुका है, उसके प्रोपोर्शन में इतना एलिजिबिलिटी बनती है, आपके पास इनका पैसा पड़ा हुआ, आप ट्रांसफर कर दीजिए। समझ में आया? इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है, सेक्शन 42 LD डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट, तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया या मैं फिर से रिपीट करूं? ओके, तो वेरी मच क्लियर। 100% अकाउंट है, उसमें पूरा पैसा आएगा। वहां से आपका पैसा जो है वो 70% अकाउंट में जाएगा, 30 में जाएगा। 70 वाला पैसा आपको डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा रखा हुआ है, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू कवर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट ऑफ लैंड। अब यहाँ पे कवर लिखा हुआ है, टू कवर द कॉस्ट। सो मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बताना चाहूंगा, दो तरह की चीजें हैं। पहला, कुछ स्टेट्स मैंडेटरीली इस चीज को फॉलो करते हैं कि जितना पैसा खर्च कर दिया है, अक्रूवल सिस्टम, कैश सिस्टम। ठीक है। अक्रूवल में क्या होता है, हमने खर्च किया नहीं है पर हमने खर्च बुक कर लिया है। हमने काम करवाया, उसने बिल दिया, हमने खर्च बुक कर दिया। कैश सिस्टम में क्या होता है, जब जब हम पेमेंट करते हैं तभी खर्चा बुक करते हैं। तो यहां ये बोलते हैं कि आपने जितना पेमेंट कर दिया है उतनी एलिजिबिलिटी बनेगी। तो सर्टिफिकेट जो है वो कैश बेसिस पर बनेगा, वही खर्चे इंक्लूड होंगे जिनका पेमेंट हो चुका है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। ठीक है। फिर 6 महीने में ऑडिट कराना है। देन क्या क्या इंक्लूड होगा सर्टिफिकेट के अंदर, कॉस्ट के अंदर, लैंड कॉस्ट, प्रोजेक्ट क्लियरेंस फीस, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। लैंड कॉस्ट को लेकर भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एम्बिग्विटीज हैं। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में क्या होता है, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस दिन लैंड की कॉस्ट जो मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू, उस दिन की गवर्नमेंट गाइडलाइन वैल्यू जो बनती है, वो कॉस्ट आप ले सकते हैं एज योर लैंड कॉस्ट। एमपी में बोलते हैं साहब, कंस्ट्रक्शन जो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है जिस पे आपने खरीदा है वही आपको लेनी है। तो यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट नहीं है, बट अदर स्टेट्स में है। तो मल्टीपल स्टेट्स आर हैविंग देयर ओन
थिंक कि क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड करना है। लैंड कॉस्ट इंक्लूड होगी, जो भी होती हो आप कर लीजिए। प्रोजेक्ट क्लियरेंस फीस आप टीएनसी को दे रहे हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे रहे हैं, वो सारी इंक्लूड हो गई। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अगर डेवलपमेंट का कोई खर्च लग रहा है तो वो सारा यहाँ पे आ गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑफ साइट, मार्केटिंग, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये एक्सक्लूड करना है। अब अगेन कमिंग टू यूपी रेरा, वो लोग बोलते हैं इंक्लूड करो, इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूड कर लो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जितनी भी कॉस्ट है प्रोजेक्ट के लिए वो सारी कॉस्ट इंक्लूड कर लो। तो यू जस्ट हैव टू चेक, आई थिंक फॉर्म 3 है यूपी के अंदर, तो आप वो चेक कर लीजिए, 3 नंबर का फॉर्म जिसमें सीए सर्टिफिकेट जाता है, और वहां क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड होती है वो देखकर आप डालिए। ठीक है, तो ये सारी तमाम बातें थी हमारी प्रमोटर से रिलेटेड। बहुत शॉर्ट में मैं आपको एजेंट के बारे में भी बताता हूं। एजेंट क्या होता है? हु इज एजेंट? हु इंट्रोड्यूसेस द प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड सेलर्स, निगोशिएट और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ वन पर्सन, रिसीव कम्युनिकेशन और फीस और कमीशन, इंक्लूड्स प्रॉपर्टी डीलर, ब्रोकर, मिडिल मैन, वॉट एवर नेम कॉल्ड। ऐसे तमाम लोग जो सेलर और बायर को मिला रहे हैं, बीच में अपना कमीशन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, वो सारे लोग इस डेफिनेशन के अंदर कवर होते हैं, और उनको एज एन एजेंट रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन लेंगे तो क्या होगा? एक स्टेट के अंदर एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, हर स्टेट में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने होंगे। कैसे होगा? तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन शेल बी सबमिटेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मैनर सच टाइम विद फीस एंड डॉक्यूमेंट्स एज में बी प्रिस्क्राइब। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो एजेंट को प्रिस्क्राइब किए हुए हैं? पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, ठीक है, ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, बैंक स्टेटमेंट, बैंक डिटेल, इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द 3 इयर्स, और कुछ लोगों को एक एफिडेविट भी मांगते हैं कुछ स्टेट में। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए जो एजेंट को सबमिट करना होता है। प्रोजेक्ट का अगर रजिस्ट्रेशन है तो क्या डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेंगे? वही सारे डॉक्यूमेंट हुए बेसिक, प्रमोटर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, 3 साल के आईटीआर। अगर लैंड ओनर और डेवलपर अलग अलग है तो लैंड ओनर के लिए सारे डॉक्यूमेंट, ऑडिटेड बैलेंस शीट, अगर आप कंपनी है तो आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, एमओए, एओए, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा होना चाहिए कि हम जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा फर्म को डिसॉल्व नहीं करेंगे। फीस की एक कैलकुलेशन शीट होती है जब भी हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। देन कम्स दिस बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि इसमें प्रोजेक्ट का नाम होना जरूरी है बैंक अकाउंट के साथ में, नहीं तो पता नहीं चलता कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए पैसा दे रहे हैं। खसरा खतौनी हो गया, कॉलोनाइजर लाइसेंस हो गया, टाइटल डॉक्यूमेंट हो गए। अगर आपने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? जमीन है किसी और की, बिल्डर और डेवलपर दोनों मिले, उन्होंने बोला हम लोग मिलके इसके ऊपर डेवलपमेंट करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देंगे, आपका इतना हिस्सा होगा, मेरा इतना हिस्सा होगा, तो उसको बोलते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। और अगर वो होता है तो उसको रजिस्टर करा के देना होगा। देन कंसेंट ऑफ द लैंड ओनर, एनकम्बरेंसी और नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, अप्रूवल ऑफ द टीएनसी, बिल्डिंग परमिशन, इन्वायरमेंट। ऐसी बहुत लंबी चेकलिस्ट है, हर स्टेट की अलग अलग है। मैं एक मोटा मोटी आपको भावना बता देता हूं कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड सारी चीजें, आप कैसे डेवलपमेंट कर रहे हो, किस किस स्टेज में डेवलपमेंट होने वाला है, आप पेमेंट कब कब लेने वाले हो, क्या कारपेट साइज होने वाला है, क्या एमिनिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हो, किस ग्रेड की प्रोवाइड कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको सबमिट करना होती हैं। और उसके बाद डिटेल्ड स्क्रूटनी करने के बाद में अथॉरिटीज जो हैं वो आपको रजिस्ट्रेशन देती हैं। सर डिस्प्यूट कब होता है? जब मियां बीवी में झगड़ा होता है तो वो जाते हैं दूसरे व्यक्ति के पास। तो वैसे ही जब अलॉटी और प्रमोटर के बीच में झगड़ा हो रहा है तो वो जाते हैं अथॉरिटी के पास, अगर दोनों राजी हैं तो अथॉरिटी का काम खत्म। तो आप जब भी एज एन इन्वेस्टर, एज अ कंसल्टेंट किसी प्रोजेक्ट को गाइडेंस दे रहे हैं, या एज अ कंसल्टेंट आप किसी होम बायर को गाइडेंस दे रहे हैं, तो मेरा एक सजेशन रहेगा, आप अपनी वेबसाइट चेक करें रेरा की, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं, उनमें से चीजें फॉलो हो रही है नहीं है, और सारी चीजें रिटर्न में पहले ही एग्जीक्यूट कर लें। सो दिस विल सेव यू, राइट? चूंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है, बट मैं आपको फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा कि रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट सेक्टर का जीडीपी के अंदर है। जब हम बात करते हैं कि इंडिया 2047 में एक विश्व गुरु बनेगा, हमारी बहुत अच्छी इकोनॉमी होगी,
तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा रोल सबसे बड़ा होने वाला है। जरूरत यह है कि हम देखें हम किस तरफ जाने वाले हैं, हम हमारा फोकस उस पर करें। और जो स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली मैं उनको बोलना चाहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इस सेक्टर से डरते हैं या हम उतना अर्ली स्टार्ट नहीं कर पाते हैं जितना अर्ली हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। बट मैं एक बात कहूंगा कि सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सभी है राह में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें नहीं बदलती है, तुम खुद अपनी राह को बदल सको तो चलो। तो हम 8.5 लाख स्टूडेंट्स में आज जो लोग यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं उन्होंने अपनी एक राह बदली है। जरूरत यह है कि हम अपना सही पाथ पकड़ें और उस पाथ पर चलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। और फेस्टिवल सीजन है इसलिए मैंने टाइमली कंक्लूड किया, अदरवाइज ये सेशन ऐसा होता है कि यूजुअली मैं 2 घंटे इस पर डेलिब्रेशन देता हूं। बट मैंने बहुत जल्दबाजी में किया है। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी रहती है, कोई आपको डाउट रहते हैं, सो यू कैन ऑलवेज रीच मी ऑन माई ईमेल आईडी। मेरा मोबाइल नंबर भी है, द सेम नंबर इज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। तो आप तब मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन सिकासा मेरठ एंड मानिया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू सी आनंद जैन सर। बस मान्य, मैं 1 मिनट लेना चाहती हूँ। सर आपने बोला फेस्टिवल यस सीजन, बट मतलब आई एम थैंकफुल टू यू कि फेस्टिवल सीजन होने के बाद भी और ये टैक्स ऑडिट का टाइम होने के बाद भी दैट यू हैव स्पेयर्ड योर वैल्यूएबल टाइम फॉर दिस डेलिब्रेशन। एंड रेरा को आए हुए 9 साल हो गए, बट स्टिल आई वुड से कि ये एक अनचार्टेड पाथ है। वहां पे चार्टेड अकाउंटेंट्स बहुत कम है। बट आपके इस डिलीवरी के बाद, इस सेशन के बाद, मतलब वी डेफिनेटली हैव गॉट मेनी इनसाइट्स इनटू दिस फील्ड। एंड स्टूडेंट्स का हो सकता है कि वो आगे जाके यही फील्ड चूज करे। सो इट वाज एन अमेजिंग सेशन एंड अमेजिंग रेफरेंसेस यू हैव ड्रॉन। आपने जो केस स्टडीज भी बताई, केस लॉज भी बताए, सो दे वर वेरी मच रिलेटेबल। सो इट वाज एन लिटरली एन अमेजिंग सेशन। सो Thank you so much once again for the opportunity, madam. thank you, sir. Thank you. Over to Manya. Yes, now it's a Q&A session. Now, Q&A session is your chance to clear doubts, share perspectives, and gather first-hand advice. Please type your questions in the chat. Each will be addressed in turn. If you prefer to ask directly, use the raise hand feature and you will be invited to unmute and speak. Now let's start. Before taking the other queries, I would like to visit the chat box. कुछ queries डली हुई है। There is a question, what is phase wise registration? तो जब हम एक बड़े प्रोजेक्ट को, बड़ी टीएनसी जो अप्रूव्ड है उसमें मल्टीपल सेक्शन में प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड फेज वाइज रजिस्ट्रेशन। और अगर आप फेजेस में लॉन्च कर रहे हैं सो ईच फेज हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द रेरा एंड उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन हमको लेना होता है क्योंकि उसकी टाइमलाइन सारी अलग अलग होती है। Then another question is there any regulation over other 30%? No, there is no such regulation over other 30% amount, क्योंकि 70% अमाउंट जो है वो आपको डेवलपमेंट में यूज करना है एंड 30% अमाउंट इज लेफ्ट ओवर फॉर दी योर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। आपका सैलरी हो गया, आपका मार्केटिंग कॉस्ट हो गया, बाकी सारे खर्चों के लिए। सो देर इज नो सच रेगुलेशन फॉर अदर 30% वाली थिंग। देन okay, answered. Okay, can you please share a memorable experience to inspire towards Serera field? Rishabh, you have asked a very relevant question here. जब मैं सीए बना था, मतलब आई वुड लाइक टू शेयर माय जर्नी। 2015 में आई हैव बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुझे बहुत अटेम्प्ट लगे सीए पास करने में। और जब मैं फाइनल पास हुआ देन आई हैव स्टार्टेड माय प्रैक्टिस। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने आता है कि हमको किस फील्ड में जाना है। पहला डाउट, प्रैक्टिस में जाए जॉब में जाए। सभी लोगों को ये डाउट रहता है, मुझे लगता है जितने लोग रहेंगे सब बोलते हैं कि सर 2-3 साल जॉब करूंगा फिर प्रैक्टिस कर लूंगा, थोड़ा दिन ये कर लूंगी फिर ऐसा कर लूंगी। गाइस, मेक अ वेरी मच क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू। आप या तो जॉब में जाओ या प्रैक्टिस में जाओ। आप बीच सेंटर में खड़े होके दोनों साइड की तरफ अलग अलग नहीं जा सकते हो। तो आप पहले अपना पाथ डिसाइड करो, देन चूज द थिंग आप कहाँ जाना चाहते हो। कई बार ऐसा होता है कि आर्टिकलशिप में हम जो काम सीखते हैं
वो हम प्रैक्टिस में नहीं करते। जैसे रेरा, जब मैंने आर्टिकलशिप की तो अब रेरा था ही नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं था। बट आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग, एक प्रोजेक्ट किया, दो प्रोजेक्ट किए, एंड nowadays I am only dealing into real estate thing. So जब आप काम करते हो, जब आप थोड़ा स्ट्रगल करते हो और सक्सेस मिलती है, तो आपको बहुत खुशी होती है। मैंने बीच में बताया था एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो जब मध्य प्रदेश रेरा आया तो मैंने एक एप्लीकेशन इन्वर्ट की थी, और मैं उनका प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था, दैट मींस एक्ट आने के पहले चल रहा था। एक्ट आने के बाद में हमने उसका रजिस्ट्रेशन लिया। हमने कोई मार्केटिंग नहीं किया था, सेल नहीं किया था, एडवर्टीजमेंट नहीं किया था। मेरी एप्लीकेशन कुछ दिन डिले हुई और मुझे ऐसा बताया गया कि इसके ऊपर अप टू 10% की पेनल्टी आपकी लग सकती है। वो अप टू 10% मेरा 10 करोड़ था। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट था और 10 करोड़ रुपए मेरे ऊपर पेनल्टी थी। देन थोड़ा दिमाग लगाया और एक हमने एफिडेविट बनाया, जिसमें हमने लिखा कि हमने कोई मार्केट नहीं किया है, सेल नहीं किया है, एडवर्टीज नहीं किया है, ऑफर नहीं किया है। वो एफिडेविट जब कंसिडर हुआ और प्रोजेक्ट पर पेनल्टी नहीं लगी, तो इट वाज अब वेरी मच बूस्टर फॉर मी कि नहीं यार, आप कुछ नया सोच सकते हो, यू कैन लाइक एक्सपांड योर विंग इन द फील्ड, और कुछ आप सोच के आगे बढ़ सकते हो, यू हैव दैट कैपेबिलिटीज। सो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड आई थिंक जब आप भी काम करेंगे तो आप लोगों को भी मजा आएगा इस फील्ड में काम करना। सो अभी और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, सो वी कैन हैव द क्वेश्चन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आपको सीधे पूछने में प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स। गुड इवनिंग सर। सर इसकी और इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से ले सकते हैं रेरा के रिगार्डिंग? मयंक जी का क्वेश्चन है। जी सर, मैं पूछ रहा हूँ कि हम रेरा के रिगार्डिंग अगर और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम कहाँ से ले सकते हैं, मयंक कोई जी, आप ऑथेंटिक कौन से सोर्स? स्टेट में हैं? आप किस स्टेट में हैं? यूपी। यूपी उत्तर यूपी। प्रदेश। यूपी में है ना, तो आप यूपी रेरा की वेबसाइट पर चले जाइए। आपको सारी चीजें वहां पर मिलने वाली है। अच्छा। एक्ट भी मिलेगा आपको, वहां के रूल्स भी मिलेंगे। अथॉरिटी टाइम टू टाइम सर्कुलर नोटिफिकेशंस गाइडलाइंस निकालती है, यू कैन एक्सेस दैट गाइडलाइंस। और हमारे इंस्टीट्यूट के भी पब्लिकेशंस हैं जो आप रेफर कर सकते हैं। प्लस हमारे इंस्टीट्यूट ने रेरा के ऊपर कोर्स भी निकाला हुआ, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन रियल एस्टेट सेक्टर, स्पेशल कोर्स फॉर द मेंबर्स हु वांट टू लाइक डेवलप देमसेल्फ इन द रियल एस्टेट सेक्टर, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो इस तरह से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इट्स अ पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स, ऑब्वियसली आप सीए होने के बाद में इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है सर, Anand थैंक ji, यू सर। Sanjeev Gupta from this side. यस सर। Thanks for such a good presentation in a limited time. I was having only one or two queries. One query was regarding the RERA authority can pass any order to the government authority when there is a project delayed because of the these government authority. You see, sometimes they have to take the NOC from the fire department, occupancy certification from the authority. तो देयर मे बी डिले बिकॉज ऑफ द दीज अथॉरिटी। तो रेरा में कोई प्रोविजन है जिसमें दे कैन डायरेक्ट द गवर्नमेंट अथॉरिटीज आल्सो टू नो सर, देयर हेल्प इज देम सर, रेस्पॉन्सिबल? व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, देयर आर टू क्वेश्चन सर। फर्स्ट वन इज कि कोई परमिशन लेनी थी, उसके लिए हमने लोकल अथॉरिटी को लगाया और उन्होंने परमिशन नहीं दी। दिस परमिशन इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। सो डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट रेरा। रेरा का काम शुरू तब होता है जब आप बेच रहे होते हैं। सो रेरा इज नॉट गोइंग टू एंटरटेन सच थिंग, फर्स्ट। सेकेंड, अगर कंप्लीशन हो गया है और हमने कंप्लीशन के लिए अथॉरिटी को लगाया, सीसी ओसी वॉट एवर इट इज, और उसके में अगर कोई डिले हो रहा है अथॉरिटी की तरफ से, तो क्या रेरा उनको लिख सकती है? सर, वन कैन नॉट स्टेप इनटू द शू ऑफ अदर। रेरा अथॉरिटी का काम सिर्फ अपने पास इतनी चीजें उनको देखना है। अगर कोई अथॉरिटी किसी कारणवश नहीं दे रही है तो सिविल सूट कैन बी फाइल्ड और अदर रेमेडी कैन बी अप्रोच्ड। सेकेंड वन थिंग इज सर, देर इज ऑलवेज अ 30 days क्लॉज इन ऑल द एक्ट्स। अगर 30 दिन में नहीं आता है तो डीम्ड कंप्लीशन या डीम्ड सर्टिफिकेट का प्रोविजन होता है। सो आप वो ओके। चेक कर लीजिए। अगर आपने कोई एप्लीकेशन दिया है, फॉर एग्जांपल आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए लोकल अथॉरिटी को लिखा और उन्होंने 30 days के अंदर आपको
कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, ना ही कोई क्वेरी लगाई, ना ही कोई आपको लेटर दिया, सो यू कैन सबमिट एन एफिडेविट टू रेरा अथॉरिटी कि हमने एप्लीकेशन लगाया था, दिस इज द एप्लीकेशन, और ये मेरा एफिडेविट है, मुझे कोई चिट्ठी इनकी तरफ से नहीं आई है, माय प्रोजेक्ट शुड बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट प्रोजेक्ट। तो रेरा अथॉरिटी इज गोइंग टू एंटरटेन दैट एप्लीकेशन विद द एफिडेविट, और वो डीम्ड आपका मानेंगे प्रोजेक्ट को। अच्छा, सेकंड आनंद जी, रिगार्डिंग दिस वेरिफिकेशन ऑफ दिस अमाउंट ऑफ जो रिसीव हुआ है, जो अलॉटीज से और जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जी तो दिस ट्रांसफर ऑफ मनी इन टू अकाउंट, दिस एस्क्रो अकाउंट एंड दिस 30% अकाउंट, राइट that will be on a monthly basis or that will be on a day one सर। after the receipt of this money? सर जब पैसा आता है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए आया, सो फर्स्ट इट विल गो टू कलेक्शन अकाउंट, वहां से 70% डेजिग्नेटेड अकाउंट में गया, 30% आपका करंट अकाउंट में गया, ऑन द डे ऑफ रिसिप्ट ओनली। जब आया Okay. बैंक सीधे ही कर देगा ये काम। अब आपको जब जब 70 से 30 में ले जाना है, तब आपको एक एप्लीकेशन लगानी होगी। आप चाहे तो रोज लगाइए, आप चाहे तो मंथ एंड पर लगाइए, एज पर योर नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड। Okay. Thank you. राइट सर। एनी अदर क्वेरी? Yes, I want to ask what are the most common compliance issues you encountered during the RERA audits? योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली, एक बार फिर से बोलेंगे आप? What are the most common compliance issues you encountered during the RERA audits? I want to ask this question. ओके, एक्चुअली द मेजर कंप्लायंस इशू व्हाट वी आर फेसिंग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि डेवलपर जो होता है ना, अभी बैंक्स आर नॉट इवन क्लियर अबाउट दिस एस्क्रो अकाउंट। जो सेक्शन 42 LD का कंप्लायंस है, दैट इज द बेसिक थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू इंश्योर व्हाइल डूइंग द ऑडिट और सर्टिफिकेशन। बट द प्रॉब्लम इज बैंक्स आर नॉट प्रोन टू ऑल दिस थिंग्स। वो क्या करते हैं, कई बैंक्स ऐसे हैं जो एक ही अकाउंट से चला रहे हैं, कई बैंक्स ऐसे हैं जो 2 अकाउंट खोलते हैं, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो 3 अकाउंट खोलते हैं। सो द चैलेंज विद दिस वन अकाउंट थिंग, क्योंकि जब पैसा आया आप एक ही अकाउंट में मैनेज कर रहे हो, देर इज नो सर्टिफिकेट, देर इज नो कंप्लायंस, और उसका कोई अभी प्रोसेस भी नहीं है रेरा अथॉरिटी की तरफ से कि वो चेक करें। सो दैट केसेस बिकेम प्रॉब्लम फॉर अस कि हम खुद को सेफगार्ड करते हुए हम किस तरह से करें। सो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हेनेवर वी आर सर्टिफाइंग एनी विड्रॉल फंड और एनी सर्टिफिकेट, तो हम सारे नोट लिख देते हैं अपने सर्टिफिकेट के अंदर कि इस तरह से हुआ है, इसने एक ही अकाउंट खोला हुआ है या 2 अकाउंट खोले हुए हैं, इतना फंड होना चाहिए था, इतना नहीं हुआ, दैट ऑल थिंग्स वी आर कवरिंग इन द सर्टिफिकेट। सेकेंड, एक प्रॉब्लम जो मैंने देखा, कई सर्टिफिकेट जब हम इशू करते हैं, हमारे मेंबर जब इशू करते हैं, सो दे डोंट मेक अ नोट ऑफ द थिंग कि आप एस्टिमेटेड कॉस्ट भी सर्टिफाई कर रहे होते हैं अलॉन्ग विद द सीए सर्टिफिकेट। सो आप नोट लगाना भूल जाते हो कि वी आर नॉट सर्टिफाइंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट, द सेम हैज बीन टेकन फ्रॉम द सर्टिफिकेट ऑफ द इंजीनियर और आर्किटेक्ट, क्योंकि हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एस्टिमेट्स को सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं, तो हम वो कॉस्ट कहां से लाएं, उसका हमको नोट लगाना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कई बार सुनने में आती है मेंबर से, एंड लाइकवाइज अब मुझे समय हो गया, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इन चीजों में कोई मिस्टेक क्लाइंट्स को नहीं हो, या जो भी हमारे फेलोज हैं वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन इशू करें। Thank you, sir. ओके, सो कैन वी कंक्लूड नाउ? Yes, sir. I think there are no further queries. So, Manya, you can proceed. Okay, ma'am. To conclude this insightful session, now, thank you everyone for your enthusiastic participation. Keep the flame of the learning alive. Let's stay tuned for the next session. Have a good day. Thank you, sir. And thank you, everyone. And Anand, sir, we would like to have you as a speaker in our future sessions also. And we can also start a series on RERA if you are available in the month of November. Sure. Okay. Thank you, Definitely. sir. Thank you so much. And I would like to request everyone to join us tomorrow because there will be session on Excel and Mr. Shivam Ahuja will be the speaker for next 2 days. So I request everyone to be there, same time, 7 to 8 p.m. Thank you, everyone. Thank you so much once again.